हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 5 दिसंबर 2021 को जो आपका वीडियो का पेपर हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसको। ठीक है, और भी आपकी कई पोस्ट थी, तो आज हम इसमें हिंदी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह है कि यथेष्ट शब्द में संधि है। तो देखो भैया, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। अब देखो कैसे होगा गुण संधि। ठीक है, तो देखो आपने यथेष्ट लिखा ना, अब आप यथेष्ट को तोड़ोगे तो क्या होगा, यथा प्लस इष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यथा प्लस इष्ट होता है आपका यथेष्ट। अब देखो यथा में आपका आ बाहर निकाल लो, यथा आ। ठीक है, प्लस इसमें से आप ई ले लो, तो ये आ और ई मिलके आपका ए बनाते हैं। ठीक है, अब ए बना दिया, यानी अब यहाँ पे बचा क्या, देखो यौ बचा। अब था में से हमने आ की मात्रा ले ली, तो यहाँ पे भैया आधा थौ बच गया। ठीक है, आधा थौ बच गया, तो आपने इसको ऐसे लिखना है, यौ प्लस आधा थौ प्लस, अब आ और ई मिलके आपका ए बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे ए लिख दो भैया, प्लस अब यहाँ पे आधा सौ है प्लस टौ है आपका। अब देखो आप जोड़ो, आप यौ है, फिर ये आपका थौ आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ए की मात्रा लगा दो, यथे हो गया, अब आधा सौ, फिर आपका टौ, ये बन गया आपका यथेष्ट। ठीक है, तो आ और ई मिलकर ए बनाते हैं आपका गुण संधि में। ठीक है, तो ये होगी हमारी आपकी गुण संधि। चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार होता है। तो इसमें आपका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो होगा मंगलेश डबराल जी। ठीक है, मंगलेश डबराल जी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर मैं बात करूं मंगलेश डबराल जी के काव्य संग्रह की, तो देखो याद में रख लेना, इनका काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन हो गया, घर का रास्ता, घर का रास्ता। ठीक है, घर का रास्ता हो गया, और एक और है आपकी, जो अगर मैं बात करूं, हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल जी की हम जो देखते हैं। और ये जो हम जो देखते हैं ना भैया, इसी के लिए इन्हें सन 2000 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इतना भी आपने याद में रखना है। अब इसमें एक और नाम है, देखो शैलेश मटियानी जी। ठीक है, इनके बारे में भी याद रख लो कि इनका जो एक कहानी संग्रह है दूसरों के लिए, ये भी आपने याद में रखना है, कभी कभार पूछा जाता है। इनका एक और उपन्यास भी याद रख लो भैया, उपन्यास बोरीवली से बोरीबंदर। ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर है। ठीक है, इनका एक उपन्यास, और कबूतर खाना भी इनका ही है, कबूतर खाना। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। चलो अब देखते हैं आगे की ओर। चलो एक और चीज़ याद रख लो, शेखर जोशी से इनका है, अगर मैं बात करूं रचना की, तो कोसी का घटवार, कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी का घटवार, और साथ के लोग। ठीक है, इनकी रचना है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा यमक अलंकार। काफ़ी बार आ गया यह प्रश्न आपका, यमक अलंकार ही कैसे होगा। अब इसको भी समझो, यमक का अर्थ समझ लो आप, दो होता है। ठीक है, यानी एक ही शब्द आपका दो बार आएगा। ठीक है, एक ही शब्द आपका दो बार आएगा। देखो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, यानी ये घटा शब्द एक बार आया, ये दो बार आया है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखनी है, शब्द आपका दो बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे इस घटा का अर्थ क्या है, काली घटा, यानी आपके काले बादल से है। ठीक है, काले बादल से है इसका अर्थ। और यहाँ पे क्या है इसका अर्थ, काली घटा का घमंड घटा, यानी कम होने से है, कम होने से है यहाँ पे इसका अर्थ। ठीक है, अलग अलग आ रहा है अर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो भैया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आपका दृष्टव्य। ठीक है, ये वाला दृष्टव्य आपका बिल्कुल ही सही है। और इसका अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है दिखाई पड़ने वाला। ठीक है, दिखाई पड़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला।
चलो इतना भी आपने याद में रखना। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो अब हमारा 5वां प्रश्न है कि संक्षेपण। तो देखो संक्षेपण का अर्थ आप पढ़ते ही निकालोगे कि संक्षेपण यानी भैया कोई बात आपकी संक्षेप में कह रहा है, ठीक है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप। अब संक्षेप का अर्थ क्या होता है भैया, वो होता है आपका, देखो जब आप कोई बात आप मतलब करते हो बहुत ही गिने चुने शब्दों में, कह सकते हो आप अनिवार्य तथ्यों का चयन करके, ठीक है ना। बिल्कुल आप मेन बात बोलोगे, उसे आप कह देते हो कि हाँ भैया आपने संक्षेप में इसका उत्तर दिया है, यानी संक्षेपण का अर्थ होता है अनिवार्य तथ्यों का चयन, ठीक है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 6ठा प्रश्न है कि दूत का अर्थ संदेशवाहक है, ठीक है। जो आपके पुराने राजा महाराजा दूध बेचते थे उसका अर्थ होता था संदेशवाहक। तो द्यूत का अर्थ क्या अर्थ होगा, तो देखो भैया द्यूत का अर्थ होता है आपका जुआ, ठीक है। सीधा सा याद रख लेना, द्यूत का अर्थ होता है जुआ। फिर देखो आपका जो 7वां प्रश्न है वह है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो देखो भैया जो आपके कृदंत प्रत्यय होते हैं ना वो आपके जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। अब इसे समझना आप अच्छी तरह, ठीक है। तो देखो जो आपके प्रत्यय है ना, प्रत्यय भैया प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। 2 भेद होते हैं। अब वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। अगर मैं बात करूं कृत प्रत्यय की तो इसकी परिभाषा है कि वे प्रत्यय जो क्रिया, समझना, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उसी को हम कह देते हैं क्या? ये आपके कृत प्रत्यय हैं। और जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं, यानी इस कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होंगे वो हमारे कृदंत कहलाएंगे, ठीक है। समझ गए? कृदंत कहलाएंगे, यानी इसमें क्रिया का रोल है तो क्रिया इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। और तद्धित में क्या होता है? देखो भैया तद्धित में होता है आपका क्रिया को छोड़ के, ठीक है, क्रिया और धातु को छोड़ के जो भी आपका आ जाता है संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, ये सभी आते हैं आपके तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां जो प्रश्न है वह है मुद्दई का अर्थ है। तो देखो भैया जो आपका मुद्दई का अर्थ होता है ना, यानी मुद्दई, ठीक है, तो जो न्यायालय मतलब जो न्यायालय में कोई तर्क या पक्ष प्रस्तुत करता है उसी को हम कह देते हैं ये मुद्दई है, ठीक है। मुद्दई का अर्थ होगा आपका वादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वादी क्या होता है? वादी का मतलब होता है वक्ता। वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है। आप कह सकते हो इसका एक और अर्थ निकलता है आपका कि जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को? तो हमसे पूछा क्या है, मुद्दई का अर्थ है तो आपका वादी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह है कोई आ रहा है, ठीक है भैया, कोई आ रहा है, आपको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? कुछ निश्चित है, आपको पता ही नहीं है कौन है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है करके, तो आपने कहा भैया कोई आ रहा है, कोई तो है, तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को? मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, कुछ निश्चित ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है। अब मैंने इसकी जगह एक और शब्द लिख दिया कि हाँ भैया वह कुछ लाया, ठीक है, वह कुछ लाया। अब मैंने कुछ लाया लिख दिया, तो अब क्या लाया ये तो मैंने बताया ही नहीं। कुछ फिक्स है कि वो क्या लेके आया है? नहीं है ना, तो ये कुछ क्या हो गया आपका, ठीक है। इसमें क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब निश्चयवाचक क्या होता है भैया? निश्चयवाचक आपका फिक्स है, निश्चय है कि आपने बोल दिया वह सुंदर है, ठीक है, आपने बोल दिया वह सुंदर है, हाँ भैया वह सुंदर है, ये निश्चय बात हो गई, ठीक है, निश्चित वह सुंदर है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो अब जो हमारा जो 10वां प्रश्न है ना वह है निम्न में से फारसी शब्द है। आपसे फारसी पूछा, या आदमी शब्द क्या है? अरबी भाषा का है, ठीक है। हजार शब्द बिल्कुल सही है, ठीक है, हजार फारसी शब्द है आपका। और मकान क्या है? फारसी से मकान अरबी शब्द है, ठीक है, ये भी अरबी है, ये भी अरबी है, और ये कानून भी अरबी है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फारसी है। चलो फिर हमारा 11वां प्रश्न है कि प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। प्रस्तावना का मतलब होता है क्या? सीधा सा मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है परिचय, ठीक है। तो आपका प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द होगा भैया प्राकथन, ठीक है। प्राकथन होता है, एक आमुख भी होता है, आमुख, ठीक है, और भूमिका भी कहते हो आप, ठीक है, भूमिका भी कह देते हो। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता, इस शब्द में ध्यान देना, बहुलता से प्रयोग किया जाता है।
तो भैया बहुलता से प्रयोग किया जाता है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि आप उपसर्ग को जोड़कर बना सकते हो। जैसे आपने लिखा यस, ठीक है, आपने यस लिख दिया, अब यस में आप एक उपसर्ग लगा दो तो अप लगा दो, अप लगा दिया तो अब यस का उल्टा क्या होता है, अपयश। ठीक है, अपयश लगा दिया आपने, ये अप उपसर्ग लगा के भैया इसको अब यस का विलोम बना दिया अपयश। ठीक है, फिर आपने लिख दिया मान। ठीक है, अब मान में आपने अप उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका, अपमान हो गया। ठीक है, अपमान हो गया, बन गया ना मान का उल्टा अपमान। आपने जय लिखा, अब इस जय में आपने परा उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, परा उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया भैया, पराजय हो गया। ठीक है, बन गया ना उल्टा। चलो समझ गई चीज़ों को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल कविता है। तो देखो भैया, भूरी भूरी खाक धूल जो आपकी कविता है ना, वह है आपकी मुक्तिबोध जी की। ठीक है, इसमें इनका पूरा नाम नहीं दिया है, तो इनका पूरा नाम है गजानन। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध नाम है इनका। ठीक है, चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। तो देखो भैया, लोकोक्ति का जो मुख्य गुण होता है वो तो आपका सजीवता होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही होगा, सहजता, गतिशीलता, स्वाभाविकता, और तो देखो इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारा इसमें आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 15वां प्रश्न है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। क्या होते हैं रूढ़ शब्द आपके? तो देखो भैया, रूढ़ शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। ठीक है, सार्थक खंड नहीं होता है। अब सार्थक खंड से क्या समझते हो आप? जैसे आपने लिख दिया भैया नाक। ठीक है, आपने नाक लिख दिया, अब इसको तोड़ो तो एक जगह आप ना लिख दो, एक जगह क लिख दो। अब इस ना का कोई मतलब है? नहीं है, कोई सार्थक खंड ही नहीं है। इस क का कोई मतलब है? नहीं है। ठीक है, इस क का कोई मतलब आपका निकलेगा नहीं, ना का निकलेगा, तो क्या मतलब हो गया भैया, सार्थक खंड आपके नहीं निकल रहे हैं। आपने जल लिख दिया, ठीक है, जौ को अलग कर दो, लौ को अलग कर दो, कोई सार्थक खंड है? नहीं है। ठीक है, आपने लाल लिख दिया, ठीक है, लाल का कोई सार्थक खंड है? नहीं है। ला अलग लिख दो, लौ अलग लिख दो, है कोई सार्थक खंड? नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे एक कह सकते हो आप विशिष्ट परंपरा में चले आ रहे हैं एक अर्थ में। ठीक है, आपने नाक लिख दिया, जल, लाल, कलम, धन, ये सभी क्या हैं आपके? ये हैं आपके रूढ़ शब्द, जिनका भैया कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा क्या? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो, जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं ना, चलो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा देखो अगला प्रश्न है कि उससे पढ़ा नहीं जाता। देखो, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, तो भैया इसमें भाववाच्य है। अब कैसे है भैया भाववाच्य? उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, भाववाच्य का मतलब होता क्या है भैया? क्रिया के जिस रूप में भाव की मतलब इसमें प्रधानता होती है। सीधा सा समझो, क्रिया का जो सीधा संबंध होगा ना वो भाव से होगा। ठीक है ना, इसमें क्या है, क्रिया पढ़ा है। ठीक है, उससे पढ़ा नहीं जाता, एक आपका भाव जैसा निकल रहा है, उससे पढ़ा नहीं जाता भैया, उससे गाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, उससे गाया नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता है, ये सभी क्या आपके भाववाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 17वां प्रश्न है वह है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं भैया? जब आपके मुँह से ऊष्मा निकलती है, जब आप उच्चारण करते हो ना उसमें व्यंजन होगी तो ऊष्मा निकलती है, उसमें यानी गर्म हवा निकलती है, तो वो निकलती है आपकी शौ बोलो तो शौ में निकल रही होगी, और शौ बोलो तो इस शौ में भी निकल रही है, सौ बोलो तो इसमें भी निकल रही है, हौ बोलो तो इसमें भी निकल रही है। देखो, शौ है और इसमें हौ है, इस मौ में नहीं है। ठीक है, उसमें व्यंजन मौ आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 18वां प्रश्न है, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखो, शब्द समूह को जो बांटा जाता है ना उद्गम के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पे, तो बांटा जाता है 5 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो हो गया तत्सम, ठीक है, तत्सम हो गया, फिर तद्भव हो गया, तद्भव, फिर देशज हो गया आपका, और फिर विदेशज हो गया। ठीक है, विदेशज हो गया, और फिर हो गया आपका संकर्षण।
ठीक है ना, हो गए 5। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा जो 19वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो देखो तत्सम, तत्सम, तत्सम का अर्थ समझ लो शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध, यानी जो आपका संस्कृत का शब्द होगा ना वो शुद्ध होगा, ठीक है। और जो आपका तद्भव है, तद्भव को लिख लो अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है। जैसे हमने इसमें शुद्ध में अग्नि लिखा, ये अग्नि क्या है आपका भैया, तत्सम शब्द है। अब अग्नि की जगह मैंने यहाँ पे आग लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने भैया परिवर्तन कर दिया, ठीक है, अग्नि को आग बना दिया, समझ गए, हम परिवर्तन लेके आ गए। जो संस्कृत से मतलब आप उसमें परिवर्तन ला जाते हो उसी को हम कह देते हैं ये हमारा तद्भव है। तो इसमें जो हमारा देखो सबसे सही आंसर होगा ना, ये पेन क्यों नहीं चल रही है, चलो चल गई। तो देखो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कोना, गांठ, गोरा, ये सभी क्या है आपके, ये तो तद्भव हैं भैया, तद्भव हैं, ठीक है, यानी अशुद्ध हैं। तो बचे क्या, खंड गिरा बच गया, तो खंड गिरा क्या हो गया आपका भैया, ये हो गया आपका तत्सम शब्द, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर और आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी। तो वो की थी भैया आपके अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा में की थी। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।